नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 8वां पाठ देखने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है तनाव। इस पाठ के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तनाव की बात कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब यहाँ पर ये जो तनाव था भारतीयों के बीच में और ब्रिटिश शासन के बीच में, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश शासक जो थे वो ऐसी ऐसी नीतियाँ, ऐसे ऐसे नियम लागू कर रहे थे जिनका पालन करना भारतीयों के लिए बहुत ही कठिन था। और इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो आइए देखते हैं ये किस तरह का तनाव था और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत भारत में हो रही थी। सबसे पहले जो तनाव था वो सन 1942 के शुरुआत के महीनों में बढ़ गया। अब यहाँ पर 1942 का साल चल रहा था, उसके शुरुआती महीनों में मतलब कि जनवरी फरवरी में ये जो तनाव था, ये जो नीतियों को लेकर के, नियमों को लेकर के ये जो तनाव था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद है युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो भी शुरू हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे कि भारत के जो सैनिक हैं उन्हें भी इस युद्ध में शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर युद्ध की जो संभावना थी भारतीयों के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए, वो भी बढ़ती जा रही थी। भारत के शहरों में हवाई हमलों की आशंका पैदा हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में शामिल करने का फैसला कर लिया था। भारतीय नेता जो थे उन्होंने इस बात के लिए रजामंदी इसी शर्त पर दी थी कि इस युद्ध के बाद भारतीयों की जो मांग है भारत को आज़ाद करने की, उस पर ब्रिटिश सरकार जो है वो विचार करेगी। तो यहाँ पर भारत के शहरों में हवाई हमले भी होने की आशंका होने लगी थी। पूर्वी देशों में युद्ध के परिणाम की चिंता यूरोपीय देश थे जिनसे कि आर्थिक व्यापार के रूप में भारत जो है जुड़ा हुआ था। वहाँ पर भी यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर कि युद्ध के बाद उनका क्या होने वाला है, किस तरह की स्थिति वहाँ पैदा होगी जिसका पूरा असर भारत पर भी पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर के भारतीयों में चिंता भी होने लगी थी। इसके साथ है युद्ध के कारण भारत और इंग्लैंड के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब यहाँ पर इस युद्ध के बाद जो भारत और इंग्लैंड के आपसी संबंध हैं उन पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ता। अब ये किस तरह का प्रभाव होगा इसकी भी बहुत चिंता लोगों को हो रही थी। तो यहाँ पर ये सारे वो कारण थे जिनके कारण भारत में तनाव जो है लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा था। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ये वो समय था जबकि भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को ये चेतावनी दी जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि अब जल्दी से जल्दी उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। यहाँ पर बम्बई में 7-8 अगस्त को खुली सभा का आयोजन। अब यहाँ पर आज के समय में हम जिसे मुंबई के नाम से जानते हैं उसे पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। बम्बई में 7 और 8 अगस्त को एक सभा का आयोजन किया गया। ये एक खुली सभा थी। इसमें कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे, अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि भी थे जो रिप्रेजेंट करते थे, जैसे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इस तरह के लोग भी यहाँ पर थे। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश शासक के जो उच्च अधिकारी थे वो भी इस सभा में आए हुए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया। यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो थी उन्होंने एक प्रस्ताव मतलब एक प्रपोजल सरकार के सामने रखा। यहाँ पर सरकार का मतलब है ब्रिटिश सरकार। सरकार द्वारा प्रस्ताव पर बहस और विचार किया गया। ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने जैसे ही इस प्रस्ताव को देखा, इसमें जो कुछ भी लिखा था उस पर अच्छी खासी बहस हुई और लोगों में विचार विमर्श हुआ। अब ये प्रस्ताव क्या था? यह प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव का नाम दिया गया था और इसमें सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए और एक लोकतांत्रिक देश के रूप में इसे स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाए। अब ये जो प्रस्ताव था यह एक लंबा प्रस्ताव था। ये जो प्रस्ताव था एक काफ़ी लंबा प्रस्ताव था। इसमें बहुत सारे सुझाव ब्रिटिश सरकार को दिए गए थे, बहुत सारी मांगे रखी गई थी। हर मांग बिल्कुल साफ शब्दों में लिखी थी और जो कुछ भी इस प्रस्ताव में लिखा गया था वो बिल्कुल साफ साफ लिखा गया था। आइए देखते हैं आगे है भारत छोड़ो प्रस्ताव में सरकार को दिए सुझाव और भारतीयों की मांगे।
अब ये जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसमें ब्रिटिश सरकार को कुछ सुझाव दिए गए थे और भारतीयों की कुछ मांगे जो हैं उन्हें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी। अब ये क्या सुझाव थे, क्या मांगे थी, आइए देखते हैं। प्रस्ताव द्वारा सरकार को खुली चुनौती, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी गई थी कि अब उनका शासनकाल भारत से खत्म हो चुका है, अब जल्द से जल्द उन्हें भारत से चले जाना चाहिए। इसके बाद कुछ सुझाव दिए गए थे। सुझाव यह था कि अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव। अंतरिम सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जो मिली जुली हो। एक ऐसी सरकार के गठन का सुझाव दिया गया था जो कि मिली जुली सरकार होनी चाहिए। अब मिली जुली सरकार का मतलब क्या है? सभी महत्वपूर्ण वर्गों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। यहाँ पर भारत में अलग अलग वर्गों के जो लोग थे, जैसे कि किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, तो इस तरह के जो वर्ग थे उनके भी प्रतिनिधि, उनको रिप्रेजेंट करने वाले कोई एक नेता उसमें शामिल होने चाहिए, ताकि उनके वर्ग की उन्नति के बारे में भी बात की जा सके, उनकी समस्याओं के बारे में भी सरकार तक चीज़ों को पहुंचाया जा सके। तो ये जो है, इस तरह की जो सरकार होती है उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। तो इस अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव जो है भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। इसके बाद है सरकार का पहला काम मित्र शक्तियों का सहयोग पाना हो। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को ये भी कहा गया था जो हमारी मित्र शक्तियाँ हैं, मित्र शक्तियाँ का मतलब ऐसे देश जो कि शक्तिशाली हैं और भारत के मित्र हैं, भारत से उनके मित्रता के संबंध हैं, उनके सहयोग से हमें भारत की सुरक्षा के लिए कुछ हमें करना है। तो यहाँ पर मित्र शक्तियों से किस सहयोग की आशा की जा रही थी और सरकार को क्या सुझाव दिया जा रहा था? यहाँ पर ऐसे शक्तिशाली जो देश हैं जो हमारे साथ मित्रता का संबंध रखते हैं, उनके सहयोग से भारत की सुरक्षा के बारे में सोचा जाए या भारत की सुरक्षा के बारे में उनसे बातचीत की जाए। अपनी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों को मजबूत किया जाए। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि हथियारबंद का मतलब है जो सैनिक हैं, जो कि हथियारों के साथ युद्ध करते हैं, इनकी शक्ति को भी हमें बढ़ाना है। और इसके साथ ही साथ अहिंसक शक्तियाँ का मतलब है जैसे कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको भी हमें मजबूती प्रदान करना है। भारत को बाहरी हमलों से बचाना है। तो इस तरह से इन देशों की सहायता से या इन देशों के सहयोग से भारत को हमें बाहरी हमलों से बचाना है। तो इस तरह की मांग जो है और इस तरह का सुझाव जो है ब्रिटिश सरकार को दिया जा रहा था। आइए आगे देखते हैं। कांग्रेस कमेटी की ब्रिटिश और संयुक्त राष्ट्र से अपील। यहाँ पर कांग्रेस कमेटी जो कि हमारे भारत की एक राजनीतिक पार्टी थी, उन्होंने कुछ मांगे, कुछ सुझाव जो थे वो ब्रिटिश और संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा था और अपील की थी कि उन पर विचार किया जाए। अब ये संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो 1919 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी देशों के बीच में मित्रता का संबंध हो, उनके बीच में किसी तरह का युद्ध ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो अलग अलग देशों से यही अपील कर रहा था कि वो आकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। और यहाँ पर जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होता था, अगर उन देशों के बीच में किसी भी बात को लेकर के विवाद होता था, किसी भी बात को लेकर के मतभेद होता था, तो वो अपने मतभेद के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे इस बात की अपील कर सकते थे। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ उन विवादों को सुलझाने में या समझौते के द्वारा उस विवाद को खत्म करने में उन देशों की सहायता करता। अब यहाँ पर ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, वहाँ पर कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने भी अपनी कुछ बातों को लेकर के अपील की थी। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी अपील थी। संसार की आज़ादी के लिए अपील। यहाँ पर संसार की जो आज़ादी है इसका मतलब है सभी गुलाम देशों की आज़ादी के लिए अपील। अब कांग्रेस कमेटी जो थी उन्होंने सिर्फ अपने भारत की आज़ादी के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे विश्व में ऐसे बहुत सारे देश थे जिनको दूसरे किसी शक्तिशाली देश ने अपना गुलाम बना रखा था। तो ऐसे देशों की आज़ादी के लिए कांग्रेस कमेटी ने अपील की थी। गांधी जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति मांगी गई। अब कांग्रेस कमेटी के जो नेता थे उन्होंने एक मांग रखी कि गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी हमारे नेता के रूप में सामने रहेंगे और उनके नेतृत्व में भारत में एक जन आंदोलन हम चलाना चाहते हैं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो स्वीकृति दे, भारतीयों को स्वीकृति दे कि वो इस तरह का जन आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चला सके। तो इस चीज की मांग की गई। यह जन आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया जाना था। कांग्रेस कमेटी द्वारा ये बात भी बिल्कुल साफ कर दी गई, ये जो जन आंदोलन है उसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं होगी।
बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से, मतलब बिना किसी हिंसा के ये जो जन आंदोलन है वो चलाया जाए। अब इसके साथ ही अंत में एक बात और कही गई, गांधी जी के निर्णय के बाद ही स्वीकृति लागू करने का फैसला। इन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह के जन आंदोलन को करने के लिए स्वीकृति दे भी देता है तो अंतिम निर्णय जो है वो गांधी जी का ही होगा। अगर गांधी जी निर्णय करेंगे, गांधी जी फैसला करेंगे इस तरह के जन आंदोलन को चलाने का, तभी ये जो जन आंदोलन है वो भारत में शुरू किया जाएगा। लोगों ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आंदोलनों से कांग्रेस को शक्ति प्रदान करना उनका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि इस तरह के जन आंदोलन से कांग्रेस जो है अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है, अपनी पार्टी को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहती है। लेकिन जो नेतागण थे उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि इस जन आंदोलन का जो उद्देश्य है ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना नहीं है, ये भारत देश की जनता को मजबूत बनाना है। आइए देखते हैं, इन आंदोलनों से मिलने वाली शक्ति केवल भारत की जनता की शक्ति होगी। तो इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया कि ये जो जन आंदोलन है इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती नहीं मिलने वाली है, सिर्फ हमारी जो भारतीय जनता है उनके आत्मविश्वास को बल मिलेगा, उनकी मन शक्ति जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से जन आंदोलन के लिए स्वीकृति मांगी गई। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है कांग्रेस कमेटी के अगले कदम की घोषणा। यहाँ पर कांग्रेस कमेटी जो है वो एक के बाद दूसरा फैसला ले रही थी। अब उसका अगला कदम क्या था इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी थी। कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी द्वारा स्पष्ट कहा गया। यहाँ पर कांग्रेस के जो सभापति थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी। तो इन्होंने एक बात जनता से स्पष्ट रूप से कही थी। वो क्या बात थी? उनका अगला कदम ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वाइसरॉय से मुलाकात करना। अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा कि भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे फैसले लेने थे और इसी में उनका जो अगला कदम होगा वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले जो वाइसरॉय हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और भारत की आज़ादी के संबंध में उनसे बातचीत की जाएगी। और इसके बाद एक और बात उन्होंने स्पष्ट कहा, और खासकर संयुक्त राष्ट्रों के मुख्याधिकारियों से सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। यहाँ पर एक बात और उन्होंने कही कि हमारा दूसरा कदम ये होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे ये अपील की जाएगी कि ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ादी मिले और जिस समझौते के अंतर्गत ये आज़ादी मिलेगी उसमें भारत के मान सम्मान का ज़रूर ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से ये जो चीज़ें थी और ये जो घोषणाएं थी कांग्रेस कमेटी जो है ये जनता के सामने रख रही थी कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रस्ताव का पास होना। अब ये जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये पास हो गया। पास हो जाने का मतलब है इसे मान लिया गया। अब आइए देखते हैं इसे मान लेने के बाद क्या कुछ बदलाव हमारे देश में आया। कांग्रेस कमेटी के अथक प्रयास का परिणाम। अब ये जो प्रस्ताव पास हुआ था इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कमेटी के अथक प्रयास का ही नतीजा था। उन्होंने काफी प्रयास किए थे, अपनी जो बात थी उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। इसके बाद बताया गया है 8 अगस्त 1942 को देर रात यह प्रस्ताव पास हो गया। और ये जो प्रस्ताव था 8 अगस्त 1942 को लगभग आधी रात के समय इस प्रस्ताव को पूरी तरह से बहस के बाद और विचार विमर्श के बाद पास कर दिया गया। इसके बाद है 9 अगस्त की सुबह बंबई और पूरे भारत में जन आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ पर 8 अगस्त को आधी रात के समय ये प्रस्ताव पास हुआ और कुछ घंटों के बाद ही 9 अगस्त की सुबह को मुंबई के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में लोगों ने जन आंदोलन शुरू कर दिया। अब लोगों के जो सब्र का बांध था वो बिल्कुल टूट चुका था। अब वो यही चाहते थे कि किसी भी हालत में और जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत को छोड़कर चले जाए और भारत को आज़ाद कर दिया जाए। और अपनी इसी मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए जन आंदोलन 9 अगस्त को ही शुरू कर दिए गए। ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत को आज़ाद करने की मांग की गई। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थी उसे यही कहा गया कि जल्द से जल्द वो भारत को आज़ाद कर दें और भारत को छोड़कर वो चले जाएं। पूरे भारत में अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। भारत की सुरक्षा को देखते हुए बहुत सारे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया ताकि भारत की शांति जो है और सुरक्षा जो है उस पर कोई आंच ना आए। नेहरू भी अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए और अहमदनगर के किले में लाए गए। यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्हें तो गिरफ्तार किया ही जा रहा था, इसके साथ ही साथ 9 अगस्त के दिन
नेहरू और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदनगर के किले में लाया गया। तो जहां से अहमदनगर के किले से हमारी ये कहानी शुरू हुई थी, यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। नेहरू जी 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए थे और अहमदनगर के किले में बंदी के रूप में उन्हें रखा गया था। तो बच्चों, इस तरह से पाठ 8 तनाव का जो ये शीर्षक था, इसका भावार्थ आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस पुस्तक से संबंधित एक आखिरी पाठ और बच जाता है, उसका भी भावार्थ आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।